हेलो एवरीवन, आज डेट है 25 नवंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल द हिंदू के फ्रंट पेज से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के जो कंप्लीट डाटा है वो रिलीज किए गए हैं। इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर चिल्ड्रन की गई है कि अगर डिलीवरी रेट देखें तो इंस्टीट्यूशन मीन्स हॉस्पिटल में जो डिलीवरी है वो इंक्रीज हुई है, 8% तक यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला है अगर हम कंपैरिजन करें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के डाटा से। तो लेकिन जो चिल्ड्रन में जो न्यूट्रिशन लेवल है जिसमें बहुत सारी परेशानियां आती हैं, जैसे स्टंटेड हो गया, वेस्टिंग हो गया, एनेमिक चिल्ड्रन होते हैं, अंडरवेट होते हैं, इसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन यहाँ पे हुआ है, ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। आपको दो टर्म्स है, स्टंटेड एंड वेस्टेड, इसके बारे में आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि व्हाट इज स्टंटेड एंड व्हाट इज वेस्टेड। अब आगे अगर हम देखें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 है वो 2017 से 19 के बीच में कंडक्ट होता, लेकिन कोविड की वजह से थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 जो है उसने अपने डाटा 2014-15 में रिलीज कर दिए थे। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि इंडिया की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 आइडियल 2.1 माना जाता है, लेकिन उसे डिक्रीज होकर के 2.0 तक आ गई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के टाइम 2.2 थी, और अगर हम अर्बन और रूरल में भी डिफ्रेंशिएट करें तो अर्बन की टोटल फर्टिलिटी रेट है 1.6 और रूरल की है 2.1। ये जो डाटा है जो 2.0 आ गई है टोटल फर्टिलिटी रेट, इस टर्म को बोला जाता है रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी अगर एक लंबे समय तक बनी रहती है, मतलब जितनी आइडियल टोटल फर्टिलिटी रेट मानी जा रही है उससे कम बनी हुई है, तो क्या होता है कि जो ईच जनरेशन है, ईच जनरेशन विल एग्जैक्टली रिप्लेस इटसेल्फ। ओके, तो ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो अभी देखो, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बंद करने की बात कर दी गई थी कि इसको बंद कर दिया जाएगा। कोविड पेंडेमिक के दौरान जब लोगों ने अपनी जॉब खो दी तो उन सभी लोगों को एक तरीके से फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करने की कोशिश की थी हमारी गवर्नमेंट ने। 5 kg एक्स्ट्रा फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया गया था हर पर्सन से। मान लो पहले किसी फैमिली में 3 मेंबर थे और उनको हर मेंबर को 5 kg मिल रहा था, या 10 kg मिल रहा था, तो उनको एक्स्ट्रा 5 kg हर मेंबर के हिसाब से और ज़्यादा दिया जा रहा था। तो ये गवर्नमेंट हेल्प कर रही थी, लेकिन अब इसको क्या किया जाएगा, बंद किया जाएगा, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था। हालांकि हमने देखा था कि जो उड़ीसा स्टेट है उन्होंने बोला था कि आप इसको रेगुलर सस्टेन कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा मान रहे हो कि हमारी इकोनॉमी बिल्कुल रिकवर हो चुकी है, तो अभी भी ऐसा नहीं है। इनफॉर्मल सेक्टर में अभी भी ऐसे लोग हैं जिनके पास जॉब अवेलेबल नहीं है और उनको फूड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इस राशन स्कीम को, फ्री राशन स्कीम को हम एक्सटेंड करेंगे मार्च 2022 तक। अब यहाँ पर ये जो भी स्टेटमेंट दिया गया वो अनुराग ठाकुर जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, उन्होंने प्रेस पर्सन को ये सारी बात बताई कि कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन हुआ है कि फार्म जो लॉज हैं उनको रिपील करने का प्रोसीजर लेकर के लाया जाएगा विंटर सेशन में ऑफ पार्लियामेंट, और इसके अलावा जो ये स्कीम है इसको रेगुलर करने की बात की गई है। यहाँ पर क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि फार्मर्स जो है वो तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को एज ए लो इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपको कोई कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम कमेटी बनाएंगे। तो उन्होंने बोला 2011 में जब आप CM थे और आपने एक कमेटी को लीड किया था, उस समय जो रिपोर्ट है अभी भी PMO में सेफ है, उसी रिपोर्ट को लागू कर दीजिए। इसके अलावा क्रॉप पैटर्न्स में क्या क्या चेंजेज होने चाहिए, जीरो बजट एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, इसके बारे में अभी भी कुछ भी क्लियर डिस्कशन नहीं हो पाया है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछ लिया है कि ऐसे लोग जिनके ऊपर कोई ना कोई, ऐसे लोग कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंसेज, मतलब
उनके ऊपर कोई ना कोई जो अपराध है वो क्लियर हो गया है। इसके अलावा लॉ मेकर्स जिनके खिलाफ में केस, बहुत सारे केस, एक केस नहीं बहुत सारे केस जो हैं, हाई नंबर ऑफ केसेज पेंडिंग अगेंस्ट लॉ मेकर्स। इसमें अभी देखो उत्तर प्रदेश में, यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसको लेकर के स्पेशली फोकस किया गया है कि क्या आप ऐसे पर्सन को लाइफ टाइम बैन करोगे क्या फॉर कंटेस्टिंग ऑन कंटेस्टिंग पोल्स। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। गवर्नमेंट ने बोला है कि देखो ऐसे लोगों को आप परमानेंटली बैन तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि जिसके ऊपर भी ये आरोप लगे हैं, जिसके ऊपर भी जो भी केसेज जिनके ऊपर चल रहे हैं, वो कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई सर्विस कंडीशन के लिए वो कोई बाउंड होते हैं। दे आर बाउंड बाय देयर ओथ टू सर्व सिटीजन्स एंड कंट्री। दे आर बाउंड बाय प्रोप्राइटी, गुड कंसाइंस एंड इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर ऐसा, मतलब टोटल उनको जो क्रिमिनलाइजेशन है ना, उसके अकॉर्डिंग टोटली बैन करने की बात की नहीं गई है। सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि ऐसे लोगों को कंप्लीटली बैन किया जाए। द सेंटर अटेम्प्टेड टू बटेस इट्स case last year by citing a constitutional bad decision in the Public Interest Foundation case of 2019, which said, though criminalization of politics is a bitter manifest truth, this is termite to the citadel of democracy, be that as it may, the court cannot make the law. देखो एक PIL फाइल होती है जिसमें बोला गया कि देखो इस तरीके से जब क्रिमिनलाइजेशन होता है पॉलिटिक्स का, तो उसकी वजह से डेमोक्रेसी का जो सिटाडेल है ना, वो डिस्ट्रॉय होता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए इस तरीके के लॉ बनाने की बात की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भैया आप ऐसा लॉ बनाओ जिसमें इन लोगों को रेगुलेट किया जा सके। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तो अपनी तरफ से ये बोला है कि कंप्लीट हम बैन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, फार्म लॉज को रिपील करने की बात बोल दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब लास्ट टाइम 4 लेबर कोड्स आए थे, उसको पार्लियामेंट के थ्रू पास किया गया था। अब उसी को लेकर के जो ट्रेड यूनियंस हैं वो बोल रहे हैं कि आप जो 4 लेबर कोड्स लेकर के आए थे उनको भी आप रिपील कीजिए। ओके, यहाँ पर जो आर्टिकल है ये हमारी जो कश्मीर वैली है उससे रिलेटेड है। इसमें कुछ डाटा बता रखे हैं कि 2020 में 178% जो हैं उन्होंने टेरर को ज्वाइन किया था, टेररिज्म जो सेक्टर है उसको ज्वाइन किया था। 2021 में 97 जो टेररिस्ट हैं वो न्यूली रिक्रूटेड किए गए हैं। इसके अलावा अभी तक 23 नवंबर 2021 तक 148 मिलिटेंट्स जो है उनको मार दिया गया है, जिसमें 127 जो थे लोकल्स थे और 21 फॉरेनर्स थे। 195 मिलिटेंट्स को 2020 में मारा गया था। यहाँ पर कुछ डाटा है, देखो हमारा जो कश्मीर वैली वाला जो रीजन है वो अनस्टेबल होता दिख रहा है। CRPF के डाटा है ये, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। कश्मीर वैली में पीस और स्टेबिलिटी लाने के लिए जो CRPF है वो आर्मी के साथ में और वहाँ की जो पुलिस है उसके साथ में मिलकर के वर्क कर रही है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट डाटा है, यहाँ देखिए, एक सेकेंड, देखो जेवर जो टाउन है वहाँ पर अभी क्या हो रहा है, PM मोदी टू ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ एयरपोर्ट टुडे। यहाँ के जो लोग हैं उनकी ज़मीन को, उनकी लैंड को कैप्चर किया गया गवर्नमेंट के द्वारा और उनको एक अल्टरनेट जगह पर व्यवस्था की गई कि आप यहाँ पर जा कर के रह सकते हो। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो एक तरीके से इस चीज़ के लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पहले जो पर्सन 1 बीघा लैंड में रह रहा था अब वो 50 to 80 स्क्वायर फीट वाले घर में कैसे रह सकता है, सस्टेन कर सकता है अपनी जो पहले वाली जो एक्टिविटी, जैसे वो साथ में अपने एनिमल्स भी रखते हैं, तो उन सभी को रखने की उनके लिए व्यवस्था गवर्नमेंट ने नहीं की है। तो इसको लेकर के प्रोटेस्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 8 से, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो पहला तो वही जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि इंडियन ओशन रीजन में इंडिया जो है वो हमेशा से फर्स्ट रिस्पॉन्डर के अकॉर्डिंग काम करता है। 5th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट के इनॉग्रेशन के टाइम में मिस्टर राजनाथ सिंह ने ये इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिए। उन्होंने बोला कि ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ में अगर हम बात करें तो इंडिया ने हमेशा अपना कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट दिया। इसके अलावा अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें, बहुत सारे उन्होंने बात भी बोली, जैसे कि 2015 में यमन में ऑपरेशन राहत के तहत हमने एड देने की कोशिश की। श्रीलंका में 2016 में जब साइक्लोन आया,
2019 में इंडोनेशिया में जब अर्थक्वेक आया, इसके अलावा मोजाम्बिक में साइक्लोन इडाई ने जब परेशान किया वहाँ के लोगों को, और मेडागास्कर में जनवरी 2020 में फ्लडिंग और लैंडस्लिप देखने को मिला, तो उस समय इंडिया ने हमेशा आगे बढ़ करके इन सभी कंट्रीज़ को हेल्प करने की कोशिश की। अब यहाँ पर इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि समय के साथ में जो भी परेशानियाँ हैं वो चैलेंजिंग होती जा रही हैं, मतलब अलग अलग तरीके की। सभी जो कंट्रीज़ हैं वो ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल जो थ्रेट्स हैं, जैसे कि जिसमें नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आ गया, जिसमें प्रेजेंट टाइम में कोविड-19 पेंडेमिक्स, ये जो चीज़ें हैं वो क्या करती जा रही हैं, परेशान करती जा रही हैं। तो इसके अकॉर्डिंग भी इंडिया ने हमेशा से अपनी हेल्प की। जैसे कोविड-19 पेंडेमिक में हमेशा आप देखोगे तो इंडिया ने कोई भी तरीका हो, जैसे मेडिकल साइंस हो या फिर अपनी तरफ से जो भी वेपन्स हो, या फिर हम देखें तो वैक्सीनेशन, हमारा जो नेबर कंट्रीज़ हैं उन सभी को हमने इजीली प्रोवाइड करने की कोशिश की है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो दिल्ली में जो पोल्यूशन लेवल है उसके बारे में है। दिल्ली में कोर्ट ने पूछा कि भैया आपने यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन साइट है उनको बंद कर रखा है क्या, तो मतलब दिल्ली सरकार के द्वारा ये बोला कि अभी तो बंद तो नहीं कर रखा, लेकिन अगर ऐसा लगता है तो बंद किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से फटकार लगाने की बात की है कि समय रहते हुए तो जागते नहीं हो आप लोग, और जब सब कुछ बिगड़ जाता है तब जागते हो और सब कुछ बंद कर देते हो। तो रेगुलर लाइफ सस्टेन करने के लिए सब कुछ बंद नहीं किया जा सकता है। आपको क्या करना है, अगर बंद भी करना है तो उसका भी एक प्रोसीजर फॉलो करना है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो भी कंस्ट्रक्शन साइट है उनको इस समय बंद किया जाए, और बंद करने के साथ में जो भी वहाँ पर वर्कर्स वर्क कर रहे हैं उनको वेजेस दिए जाए। ऐसा नहीं है कि बंद कर दिया गया और उनको उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उनसे आपको कोई मतलब ही नहीं रखना है। तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा और उस इफेक्ट को कम करने के लिए आपको उनको वेजेस देने होंगे। इस तरीके की यहाँ पर बात की गई है। ये देखो एंटी स्मोक गन है, जिससे एयर पोल्यूशन को कम करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये बोला कि भगवान ने काम किया है कि जो एयर है उससे हम इस समय लाइफ हमारी जो है वो बनी हुई है, क्योंकि पोल्यूशन का लेवल तो इतना इंक्रीज हो गया था कि लोगों की जान भी जा सकती थी। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो बांग्लादेश के साथ में हमारे 50 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं दोस्ती की, रिलेशनशिप की। तो इसको लेकर के यहाँ पर नरवणे जो हैं आर्मी चीफ, उन्होंने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि देखो बांग्लादेश के साथ में हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट थे, बॉर्डर डिस्प्यूट को हमने चेंज किया, और यहाँ पर जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट थे उसको म्यूचुअल नेगोशिएशंस के साथ में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट लेकर के इंडिया और बांग्लादेश उसको सेट किया। प्रॉब्लम आज बिल्कुल सही है। इसके बारे में उन्होंने इनडायरेक्टली किसी कंट्री का नाम लेते हुए ये बोला कि बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जिनके साथ में बॉर्डर इशू हैं, लेकिन वो उसको सोल्व करना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर चाइना की तरफ इंडिकेशन आप मान सकते हो, पाकिस्तान की तरफ इंडिकेशन आप मान सकते हो, क्योंकि चाइना के साथ में प्रेजेंट टाइम में डिसएंगेजमेंट जो वर्क है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट निकल करके सामने नहीं आ रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 9 से, यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ममता बनर्जी हमारे प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करती हैं और एक वर्ड बोलती हैं कि फेडरलिज्म को आप डिस्टर्ब मत करो। अब ये किस चीज़ लिए बोला गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो ज्यूरिसडिक्शन वाला एरिया था उसको एक्सपेंड कर दिया गया। मान लो पहले बॉर्डर के 15 किलोमीटर तक उनकी ड्यूटी थी कि यहाँ तक कुछ भी इशू होते हैं तो आपके पास पावर है, अब उसको इंक्रीज करके 50 किलोमीटर कर दिया। तो ममता बनर्जी ने बोला है कि आप जो सेंट्रल फोर्सेज हैं उनको ज़्यादा मॉनिटर करना, उनको ज़्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश मत कीजिए। इससे आप जो फेडरलिज्म है उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हो। अब फेडरलिज्म जो है वो टर्म इंपॉर्टेंट हो जाती है। फेडरलिज्म क्या होता है, उसमें 2 लेवल गवर्नमेंट होती है। यूनिटरी में क्या होता है, सिंगल लेवल गवर्नमेंट, मतलब सेंटर जो है वो पावरफुल होता है, और स्टेट होते हैं यूनिटरी में, जैसे कि जो हमारा यूके कंट्री है वहाँ पर है, वहाँ पर जो सेंटर है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल, उसके पास कंप्लीट पावर है, लॉ बनाएगी, लॉ को इम्प्लीमेंट करवाएगी, ये सारी पावर उसके पास में। लेकिन लॉ इम्प्लीमेंट करने के लिए वहाँ पर स्टेट होते हैं, लेकिन स्टेट को जो गाइडलाइंस कौन देता है, सेंटर देता है। फेडरलिज्म में क्या होता है, 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंटर भी और स्टेट भी, और दोनों की दोनों बराबर पावरफुल है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो कोई फैमिली है, फैमिली पेरेंट्स है, पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं। अब पेरेंट्स के लिए तो दोनों बच्चे बराबर ना,
पेरेंट्स के लिए दोनों बच्चे बराबर। अब पेरेंट्स को अपनी प्रॉपर्टी को बांटना है। अब प्रॉपर्टी को वो बड़े को और छोटे को दोनों को बराबर देंगे। दोनों को बराबर देने के लिए अब उनको ये भी डर रहेगा कि आने वाले टाइम में मान लो कोई एक जो है वो मोर पावरफुल बन करके दूसरे की प्रॉपर्टी को छीन सकता है। इसलिए वो क्या बनाएंगे, एक विल बनाएंगे और विल में लिखेंगे कि इतनी प्रॉपर्टी तुम्हारी, इतनी प्रॉपर्टी तुम्हारी, ताकि उनको ये टेंशन ना रहे कि कोई भी एक दूसरे की प्रॉपर्टी को स्नैच करे। ओके, इसको आप कंपैरिजन कीजिए इस आर्टिकल को फेडरलिज्म से। फेडरलिज्म में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, भले ही वो वैसे एज में डिफरेंस है, तो यहाँ पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के दोनों पावरफुल रहें, दोनों के दोनों अपने एरिया में अपने जो पावर है उनको बनाए रखें। इसके लिए विल लिखी जाएगी पेरेंट्स के द्वारा, और जो विल है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब दोनों के दोनों जो पावर है वो इक्वल है, दोनों एक दूसरे को एनक्रोच नहीं कर सकते, एक दूसरे की पावर को छीन नहीं सकते। और ये कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन उनको क्या बनाएगा, मोर पावरफुल बनाएगा कि, और इसके अलावा भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन विल को भी वो चेंज करने की कोशिश करे तो क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, और जो जुडिशरी है वो पावरफुल करेगी किसको, विल को, कि भाई आप एक दूसरे की पावर को नहीं छीन सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 10 से, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो वैक्सीन को लेकर के ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया जा रहा है कि रेलवेज़ में जो बंद किया गया था खाना देना, वो प्रीमियम ट्रेन्स में दोबारा से फूड सर्विस स्टार्ट की जाएगी। इसके अलावा जो कुछ प्राइवेट वैक्सीन स्टॉक्स हैं वो एक्सपायरी डेट तक पहुंच चुकी हैं, और जो लोग हैं वो गुजरात और झारखंड में लोग वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से वो वैक्सीन ख़राब हो सकती है। और वैक्सीन प्रोडक्शन में कितना मतलब एक तरीके से जो खर्चा आ रहा है, एक्सपेंसेस जो है बहुत हाई आते हैं, और अगर इस तरीके से उनकी एक्सपायरी डेट तक वो पहुँच जाती है, उनको यूज़ नहीं किया जाता है, तो भी ये परेशानी वाली बात है। एक्सपर्ट्स ने बोल दिया है कि कोविड-19 बूस्टर डोज आप दे दीजिए फ्रंटलाइन वर्कर्स को, और जहां पर हायर रिस्क देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो वैक्सीन को लेकर के ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट जो हैं वो बहुत ही जल्द शुरू कर दी जाएंगी हर कंट्री के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 11 फॉरेन पेज से, यहाँ पर आर्टिकल है चाइना को लेकर के। चाइना जो है वो अफगानिस्तान में मोर इंटरेस्टेड हो रहा है प्रेजेंट टाइम में। चाइना, इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो लिथियम, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टोर है, बहुत ज़्यादा एक तरीके से रिसोर्सेज है लिथियम के अफगानिस्तान में, लार्ज डिपॉजिट्स हैं, लेकिन वो अभी तक अनटैप्ड हैं, मतलब उनको खोजा नहीं गया है, सर्च नहीं किया गया है। तो इसी के लिए चाइना जो है वहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो और भी बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जिनके ऊपर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि लिथियम जो है ना वो एक तरीके से जो भी इलेक्ट्रिक कार्स टू एनर्जी स्टोरेज सिस्टम अगर बनाना है, इस तरीके से हमें इलेक्ट्रिसिटी वाली कार्स की तरफ, ऑटोमोबाइल सेक्टर की तरफ इंक्रीज होना है, तो लिथियम बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्सेज है। तो इस तरीके से जो चाइना है वो वहाँ पर फोकस कर रहा है कि वो सारे रिसोर्सेज जो अनटैप्ड हैं उनको अपने अंडर कैप्चर करने की चाइना कोशिश करे। हालांकि जब ह्यूमैनिटेरियन एड और असिस्टेंस की बात आई तो चाइना ने बोला है कि हम बार बार हमारी तरफ से यहाँ पर ग्रेन्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, डायरेक्ट ट्रेन भेजी जा रही है अफगानिस्तान को लेकर के। यहाँ पर जो आर्टिकल है ये देखो, ताइवान के साथ में डायरेक्ट डिस्कशन करेंगे यूएस प्रेसिडेंट, और उन्होंने ताइवान के जो हेड है उनको इनवाइट किया है ऑनलाइन मीट को लेकर के। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो स्वीडन कंट्री को लेकर के है। एंडरसन जो है वो स्वीडन की पार्लियामेंट में इलेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर थी एंडरसन, और अब प्रेजेंट टाइम में कंट्री की फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर के रूप में उनको इलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल श्रीलंका को लेकर के। श्रीलंका में जो भी पेस्टिसाइड्स हैं, जो भी केमिकल्स हैं, उन सभी को बैन कर दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। लेकिन बहुत सारे फार्मर्स ने इसका जो प्रोटेस्ट किया तो श्रीलंका में पार्शियली बैन हटा दिया गया है केमिकल फर्टिलाइजर्स को लेकर के। मतलब वो सारे पेस्टिसाइड्स उनको आप इंपोर्ट कर सकते हो जो हमारी जो एग्रीकल्चर है उसको नुकसान ना पहुंचाएं। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।